और इधर मानहानि के केस में राहुल गांधी को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल को मिली 2 साल की सजा को सस्पेंड करने या फिर उस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी को कोर्ट से लगे झटके के बाद अब बीजेपी ने उनके बयान को फिर से बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। बीजेपी पहले से ही राहुल के बयान को ओबीसी समाज का अपमान बताती आ रही है। कर्नाटक में ओबीसी समाज के लोगों की आबादी करीब 51% है। ऐसे में बीजेपी के हमले का जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। सूरत की कोर्ट के आज का फैसला कर्नाटक चुनाव में क्या असर डाल सकता है, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वापस नहीं मिलेगी सांसदी, डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे राहुल गांधी। क्या राहुल का विक्टिम कार्ड अब नहीं बन पाएगा कर्नाटक में ट्रंप कार्ड? जहां कहा था मोदी चोर, अब वहीं गूंजेगा ओबीसी अपमान का शोर। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? राहुल गांधी की सांसदी जाने पर चल रही सियासत अब उसी राज्य में आ गई है जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में ही कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। उनके इसी बयान पर पहले सूरत की लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। अब आज सूरत की सेशंस कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी और उनको मिली सजा पर स्टे नहीं लगाया। जाहिर है अब बीजेपी राहुल के बयान को पिछड़ों का अपमान वाली अपनी मुहिम को और तेज करेगी, क्योंकि कर्नाटक में पिछड़े वर्ग के वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी के बयान का कर्नाटक के वोटर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझने के लिए इस बात को जानना जरूरी है कि आज सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए क्या कहा। दरअसल राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील करते हुए कहा था, लोअर कोर्ट में उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला। 23 मार्च को उन्हें जो 2 साल की सजा सुनाई गई वो काफी सख्त है और अगर इस सजा को सस्पेंड या स्टे नहीं किया गया तो फिर उनकी इमेज को इतना नुकसान होगा कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके डिस्क्वालीफाई होने से खाली हुई सीट पर दोबारा चुनाव होते हैं और इस दौरान उन्हें हायर कोर्ट से राहत मिल गई तब भी कोई फायदा नहीं होगा। इतना ही नहीं, दोबारा चुनाव से सरकारी खजाने को भी नुकसान होगा। लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी की दलीलें खारिज कर दी और सजा को सस्पेंड करने या फिर स्टे देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पार्टी फिर से बात दोहरा रही है कि राहुल को मिली सजा गलत है, सजा देने के कारण भी गलत हैं और सजा की अवधि भी गलत है। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं। कानूनी रूप से मैं कह रहा हूँ 2 वर्ष का मैक्सिमम दंड देना जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं। मानहानि के क्षेत्र में कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया, उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। कांग्रेस सिर्फ इस बात से निराश नहीं है कि सेशन कोर्ट ने राहुल की अपील खारिज की। कांग्रेस को झटका उन बातों से भी लगा जब सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, राहुल गांधी के वकील ये बात साबित करने में नाकाम रहे हैं कि अगर सजा को सस्पेंड ना करने या स्टे नहीं लगाने पर उनके मुवक्किल को अपरिवर्तनीय या अपूरणीय क्षति होगी। एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा ने कहा कि राहुल के वकीलों ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिसकी बिना पर उनकी सजा को सस्पेंड किया जाए। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी संसद सदस्य होने के साथ साथ एक बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अपने कद को देखते हुए उन्हें अपने शब्दों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि उनके मुंह से निकला कोई भी अपमानजनक शब्द दूसरे व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त है और इससे किसी समुदाय की मानहानि हो सकती है। सूरत सेशन कोर्ट के आज के फैसले से बीजेपी सबसे ज्यादा खुश है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने
एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि लोअर कोर्ट पर प्रेशर डालकर राहुल गांधी को सजा दिलाई गई, लेकिन अब सेशन कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि राहुल को सजा मिलना सही था और ये लोकतंत्र की जीत है। हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। दिस वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वॉज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है। ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगाने से इनकार करने से सेशन कोर्ट के फैसले से बीजेपी इसलिए बम है क्योंकि वो कर्नाटक में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। बीजेपी तो पहले दिन से ही राहुल गांधी के बयान को ओबीसी समुदाय का अपमान बता रही है। अब जबकि दो कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लग चुका है तो बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर क्यों होते हैं वाला बयान कर्नाटक के कोलार में दिया और कर्नाटक में ही 20 दिन बाद वोटिंग होनी है। कर्नाटक देश के उन गिने चुने राज्यों में है जहां ओबीसी समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा है। हालांकि अभी तक भारत में जातीय जनगणना नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर जो अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक इस वक्त देश में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी तमिलनाडु में है, जहां इनकी तादाद 67.7% है। इसके बाद बिहार में 58%, यूपी में 56% और केरल में 55% ओबीसी समाज के लोग हैं। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का, जहां ओबीसी समुदाय के लोगों की संख्या 51.6% और छत्तीसगढ़ में 51.4% है। जाहिर सी बात है कि 51% की आबादी के साथ कर्नाटक के ओबीसी मतदाता सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और बीजेपी की कमजोर। यही वजह है कि बीजेपी अब राहुल गांधी के बयान को ओबीसी समाज का अपमान बताकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल को भी इस बात का एहसास है, इसलिए 3 दिन पहले राहुल ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने कभी ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया। राहुल ने भी बीजेपी को घेरने की चाल चलते हुए जातीय जनगणना की मांग कर दी। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी की बात करी। उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है। सबसे पहले मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं, मगर अगर ओबीसी की बात उठाई है तो फिर प्रधानमंत्री को 2-3 चीजें कर देनी चाहिए। 2011 में हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है। देखिए, अगर हमें सबको भागीदार बनाना है तो यह तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है। अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि वे सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में ओबीसी समाज एक ही पैटर्न पर वोट करता हो।
हर ओबीसी समाज का अपना बड़ा नेता और अपने अलग इश्यू हैं। अगर कर्नाटक के ओबीसी समाज का ब्रेकअप करें तो कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 18% है, वोक्कलिगा 16% हैं, भेड़ चराने वाले कुरुबा समुदाय के लोग 8% हैं। इन 3 समुदाय की संख्या 42% हो गई। इसके अलावा ओबीसी जातियों की 103 छोटी छोटी उपजातियां हैं जो करीब 9% हैं। इस तरह कर्नाटक की जनसंख्या में ओबीसी समाज की हिस्सेदारी 51% हो जाती है। और अब बीजेपी और कांग्रेस में इसी 51% ओबीसी समाज को अपने पाले में लाने की लड़ाई चल रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल ने जिस तरह ओबीसी का अपमान किया उसे पिछड़े वर्ग के लोगों में नाराजगी है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी समुदाय को यह बात समझ आ गई है कि बीजेपी उनके समाज के लोगों के लिए सिर्फ बातें करती हैं, कुछ ठोस काम नहीं करती। जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली में। जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। ओबीसी वोटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे तो कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कर्नाटक का ओबीसी समाज एक ही मुद्दे या एक ही पैटर्न पर वोट करने की बजाय अपने अपने नेताओं को फॉलो करता है। कर्नाटक में इस वक्त ओबीसी समाज में 3 बड़े समुदाय लिंगायत, वोक्कलिगा और कुरुबा हैं। कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले और मुख्यमंत्री रह चुके बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं। कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि लिंगायत समुदाय को पारंपरिक तौर पर बीजेपी का वोट माना जाता है। इसी तरह अगर कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं, जो गरड़िया समाज से जुड़ा है, जबकि डी.के. शिवकुमार वोक्कलिगा समुदाय से हैं। इसलिए इन समुदाय में कांग्रेस की दावेदारी है। लेकिन कांग्रेस के वोक्कलिगा वोटर में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने इस बार नई चाल चली। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर लिंगायतों और वोक्कलिगा में बांट दिया। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन मिलता था, जिसे खत्म कर उसमें से 2% लिंगायत और 2% वोक्कलिगा समुदाय को दे दिया। बीजेपी को उम्मीद है कि उसका रिजर्वेशन कार्ड कांग्रेस के करप्शन की आरोप की काट बनेगा, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बीजेपी की सरकार को 40% कमीशन की सरकार कहते हैं। बीजेपी वाले भले ही करप्शन के आरोप को स्वीकार न करते हों, लेकिन कर्नाटक में ये एक इशू बन चुका है। बीजेपी भले ही कांग्रेस के करप्शन के आरोपों को खारिज कर रही हो, लेकिन पिछले दिनों में मैंने बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात की है। सब ये मानते हैं कि करप्शन को लेकर अंडरकरंट तो है और इसकी काट नहीं निकाली गई तो बीजेपी को चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने मुसलमानों को दिए जा रहे 4% आरक्षण को रद्द कर दिया, इसे वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया, साथ ही एससी कम्युनिटी को दिए गए आरक्षण में बढ़ोतरी करते हुए उसे वर्गीकृत भी कर दिया, यानी उसका आंतरिक बंटवारा भी कर दिया। बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा देगी। बीजेपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग को सेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ओबीसी समाज और जातीय जनगणना एक बड़ा इशू होने जा रहा है। बिहार सरकार तो अपने यहाँ जातीय जनगणना करवा भी रही है। देश के जिन 6 राज्यों में ओबीसी समाज की संख्या 50% से ज्यादा है, उनमें से तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट, बिहार में 40, यूपी में 80, केरल में 20, कर्नाटक में 28 और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इस तरह 543 में से 218 लोकसभा सीट तो इन्हीं ओबीसी डोमिनेटेड राज्यों में हैं। जाहिर है, अगर बीजेपी को लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराना है तो ओबीसी वोट पर फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से हैं, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है।
इसके अलावा बीजेपी राहुल गांधी के बयान को भी मुद्दा बनाए रहेगी, जबकि विपक्ष इसकी काट के लिए जातीय जनगणना को इशू बनाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।